Hello everyone, welcome to Nocha. So the topic that we're going to start today is very important for your ISC history examination, and the topic name is Origin of Kashmir Problem, Role of Sardar Patel, Integration of Princely States, Junagadh and Hyderabad. So without any further delay, let's start. The next important problem was the integration of princely states. During the British rule, there were more or less 565 princely states covering an area of 715,964 square miles, and according to 1941 census inhabited by 93182,233 people. अभी आपको डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. The least you can remember is कि 565 princely states थे. Now what are princely states? Princely states were those states जो indirectly British control में था, but British government वहाँ पे autonomous नहीं था. मतलब क्या हुआ था जब ब्रिटिश आए थे यहाँ पे रूल करने इंडिया, तो बहुत से स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे उनका ऑटोनमस रूल हुआ करता था, और बहुत से स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे उनका डायरेक्ट तो ऑटोनमस रूल तो नहीं था, पर जो किंग थे वहाँ के, मतलब जो राजा थे, वो राजा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पपेट थे बेसिकली उनके. तो उनको वही करना होता था जो उनके जो ऑफिसर्स होते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो होते हैं, वो जो उनको कहते थे वो वही करते. तो उनका कोई पावर नहीं था सच. तो दो स्टेट्स आर नोन एज प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पे किंग तो थे पर उनका कोई पावर नहीं था. ठीक है, मतलब आप ये समझो कि वो लोग डायरेक्टली तो ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर नहीं थे, पर अगेन वो लोग इंडिपेंडेंट भी नहीं थे एज सच. ओके, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आया था जब इंडिया डिवाइड हो रहा था? तो प्रॉब्लम वहाँ उन स्टेट्स में आया जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर. तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया था कि शुड वी जॉइन इंडिया और शुड वी जॉइन पाकिस्तान, क्योंकि जब देश डिवाइड हो रहा था तो ये ऑटोनमस मिली थी बोथ नेहरू को और जिन्ना को कि आप लोग देख लो कि आप लोग कौन से एरिया को रखोगे और पाकिस्तान के पास कौन से एरिया जाएंगे. तो लेट अस सी कि क्या हुआ था. These princely states were the bulwark of the British power, but none of them enjoyed the attributes of independent sovereignty. जस्ट मैंने अभी जो कहा वही लिखा है वर्ड्स में कि उनके पास कोई सोवेरियन पावर नहीं था, वो लोग बेसिकली पपेट्स थे ब्रिटिश के अंडर. After the independence, there were two alternatives left before them, either to join India or Pakistan or to maintain their own independent status like before. तो अभी उनको उनको ऑप्शन मिला कि इधर तो आप एक काम कर लो, आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, या फिर आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, और या फिर एक थर्ड ऑप्शन भी था उनके पास कि आप इंडिपेंडेंट रह लो. मतलब आप इंडिपेंडेंट, आप जो अपना अपना जो एक स्टेट है वो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह आप ही, या फिर आपके जो प्रीवियस मतलब जो जनरेशन है वैसे ही जैसे चलता आ रहा है जनरेशन से वैसे ही चले. तो ये ऑप्शंस थे उनके पास. तो अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल नाउ हेडेड द न्यू स्टेट्स डिपार्टमेंट. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने स्टेट्स डिपार्टमेंट को हेड किया. तो योर आंसर वुड बी सरदार वल्लभ भाई पटेल. अपने बुक में मार्क कर लो. Which was created on 5th July 1947. Again a very important date. हमेशा एग्ज़ाम में नहीं आता है, पर इफ़ यू आर वेरी सिंसियर और अगर आपको मतलब बेसिकली आपको करनी चाहिए, वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है एग्ज़ाम के लिए डेट्स याद रखना, मतलब हर एक डेट्स याद रखना, पर आप रख सकते हो, ये काम आता है. Naturally, he was empowered to have talks with the rulers of those native states. After a long discussion, by 15th August 1947, all the native states except Jammu and Kashmir, Junagadh and Hyderabad signed the Instrument of Accession. अभी Instrument of Accession क्या है? ये एक ट्रीटी है जहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो साइन करते थे इंडियन गवर्नमेंट के साथ कि ठीक है, वील जॉइन टू इंडिया. ओके, इस ट्रीटी में बेसिकली वही लिखा था कि जो प्रिंसली स्टेट का मैं जो रूलर हूँ, मैं परमिशन देती हूँ कि जो मेरी स्टेट है वो एक्सीड करेगा इंडिया के लिए, इंडिया में एक्सीड करेगा, मीन्स इट वुड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. तो ये सभी राजाओं ने किया था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद. अभी इनको लेकर बहुत प्रॉब्लम होती है. लेट अस नो कि क्या होता है. मोस्ट ऑफ द प्रिंसेस सरेंडर्ड द डिफेंस, कम्युनिकेशंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि बहुत तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है होते हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन का. तो जो राजाएं थे उन्होंने वो सरेंडर कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट को. तो बेसिकली वो दे नेवर एन्जॉयड इन रियलिटी, मतलब वो वैसे भी वो लोग एन्जॉय नहीं करते थे. वो पावर्स उनके पास होता तो था, बट वो लोग एन्जॉय नहीं कर पाते थे, बिकॉज वो पावर्स एग्जीक्यूट कौन करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओके,
The instrument of accession thus brought no change in the internal structure of those native states. So उनके लिए एक बहुत बड़ा चेंज नहीं था ये. But the Nawab of Junagadh expressed his desire to join Pakistan, though a large number of Hindus lived there. अभी जुनागढ़ कहाँ है? जुनागढ़ is a part of गुजरात. तो वहाँ का जो नवाब था वो मुसलमान था, ठीक है. और पर जो गुजरात का जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन था, that belonged to the Hindu community. They strongly opposed the decision of the Nawab and set up a temporary independent government there. तो एज ऑब्वियस कि वो लोग ने क्या किया, वो अपोज किया है नवाब के डिसीजन को कि नहीं, हम पाकिस्तान नहीं ज्वाइन करके वी वुड एक्सीड टू इंडिया, एंड एज अ रिजल्ट दे फॉर्म्ड अ टेम्पररी गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, मतलब जो नवाब की बात नहीं सुनते नहीं थे, बेसिकली इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट. ओके. The Nawab fled to Pakistan in 1948 and on request of the people, the administration of Junagadh was taken over by the government of India. तो वो जो नवाब थे उनको भागना पड़ा, सिचुएशन ऐसा हो गया था कि उनको भागना पड़ा. बाय द वे यहाँ से 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है. ओके. पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे 8 पॉइंट्स नहीं बनते, मतलब आ सकता है एक 8 मार्क्स क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से कि जुनागढ़ कैसे एक्सीड किया इंडिया को. वो एक 8 मार्क्स का टॉपिक बनता है, क्वेश्चन बनता है इससे. पर एज यू कैन सी यहाँ पे 8 पॉइंट्स ही नहीं है. बट आई डू हैव नोट्स विच आई माइट अपलोड सूनर और लेटर. अगर मैं अपलोड कर दूँगी, मतलब आई थिंक आई माइट गिव अ लिंक. अभी इस चैनल का कोई वेबसाइट नहीं है, एज यू कैन सी इट्स अ वेरी न्यू चैनल. तो आई थिंक फ्यूचर में अगर कोई वेबसाइट बने या फिर कोई मैं अगर जुगाड़ कर लूँ, तो आई वुड लिंक इट समवेयर, जो नोट्स आप परचेज़ कर सकते हो. एंड अगर वो नोट्स मैं अपलोड करती हूँ तो आई लेट यू नो, मतलब आप कमेंट्स में एक बार देख लेना कि नोट्स आया है या फिर नहीं. तो वहाँ पे बहुत अच्छे से, मतलब बुलेट पॉइंट्स में लिखा है कि क्या लिखना पड़ेगा आपको. तो यू कैन स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. बट फॉर नाउ वी शुड कंप्लीट द चैप्टर. The most ambitious prince, the Nizam of Hyderabad, declared to remain independent from the date of transfer of power. तो जिस दिन से ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पावर मतलब क्या, कि जिस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ओके वी ट्रांसफ़र आवर पावर टू द इंडियन गवर्नमेंट, उस दिन से ही निज़ाम जो थे हैदराबाद के वो एकदम डटे हुए थे कि आई वुड स्टे इंडिपेंडेंट. आई वुड नॉट एक्सीड टू ईदर ऑफ देम, ईदर ऑफ पाकिस्तान और इंडिया. So he was very ambitious and he was very stable with his decision. The Hindus of Hyderabad also revolted against the Nizam. The adamant attitude of the Nizam compelled the government of India to interfere and apply force. The Indian army was directed to take action within 5 days. The Indian army took complete control of Hyderabad. In 1948, Hyderabad became a part of the Indian Union. तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है गाइस, मतलब आप बुक से नहीं लिख सकते, यहाँ पे पॉइंट्स नहीं बनते उतना ज़्यादा कि आप बुक से लिख पाओ. तो यहाँ पे एक ऑपरेशन भी हुआ था, मतलब गवर्नमेंट जो थे उन्होंने एक ऑपरेशन भी डिक्लेयर किया था. बट यू वुड अंडरस्टैंड, अगर आपको नोट्स मिल जाए हाथों में तो आप पढ़कर ही समझ सकते हो. उसमें समझने वाली मतलब उतना कुछ रॉकेट साइंस है नहीं. नोट्स पे बहुत अच्छे से लिखा है. अगर मैं नोट्स अपलोड कर दूँ तो प्लीज़ एक बार कमेंट में जाके चेक कर लो, अभी कर लो एक बार कमेंट में जाके चेक कि मैंने नोट्स अपलोड किया है या नहीं. तो यू कैन एक्सेस द नोट्स फ्रॉम देयर, क्योंकि यहाँ से पॉइंट्स नहीं बनते, मतलब आप बुक से तो पॉइंट्स एटलीस्ट नहीं लिख सकते. आपको मतलब इधर आप इन डेप्थ रिसर्च करो या फिर मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया है वहाँ से आप देख लो. जो नोट्स है वहाँ से अगर आप 8 पॉइंट्स भी लिख दो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. ओके. तो यहाँ पे बेसिकली एक ये कहा गया है कि जो निज़ाम थे उन्होंने, मतलब वो डटे हुए थे कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना है. पर अभी क्या हुआ, अभी जो इंडिया का जो गवर्नमेंट है उनको वो ये समझे कि हैदराबाद एक लैंडलॉक्ड सिटी है, मतलब हैदराबाद के आसपास कोई भी कोस्ट नहीं है. हैदराबाद इज़ इन द वेरी सेंटर ऑफ इंडिया. तो वहाँ पे अगर कोई इंडिपेंडेंट स्टेट होगा तो वो इंडिया का जो यूनिटी है उसको टेम्पर करेगा. ओके. तो देन दे डिसाइडेड कि नहीं, अब तो कुछ करना पड़ेगा, अभी कैसे भी हो हैदराबाद को इंडिया का एक पार्ट बनाना पड़ेगा. तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए और उसके बाद भी बहुत सारे रिवोल्ट होने लगे. मतलब जो निज़ाम थे वहाँ उनके एक एडवाइज़र थे, मैं ब्रीफली कह रही हूँ, यहाँ पे बुक में नहीं लिखा है ये, बट एनीवेज मैं ब्रीफली आपको हिस्ट्री समझा रही हूँ कि जो निज़ाम के जो एडवाइज़र थे वो एक काइंड ऑफ उसका एक मतलब ग्रुप किया, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि टेररिस्ट ग्रुप किया उन्होंने, टेररिस्ट ग्रुप टाइप फॉर्म किया उन्होंने. और वहाँ क्या हुआ, वहाँ रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था हिंदू मुस्लिम के बीच में. तो उसके बाद गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा और देन द मैटर काइंड ऑफ केम टू एन एंड. ओके. ये एक ऑपरेशन भी हुआ था, गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन भी रिलीज़ किया था, उसका एक नाम भी है, अभी खैर याद नहीं आ रहा, पर आप नोट्स देख के समझ सकते हो या फिर आई विल मेंशन इट इन द
ग्रुप और समवेयर, मतलब कमेंट्स में. सो द इम्पोर्टेंट ट्रबल स्पॉट वॉज कश्मीर. नाउ इस कश्मीर को लेके बहुत झमेले होते हैं. लेट अस सी कि क्या होता है. द 90% मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वॉज रूल्ड बाई हिंदू महाराजा हरी सिंह. अभी यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट केस है. अभी पॉपुलेशन ज़्यादा है मुस्लिम का, ठीक है, पर जो रूलर है वहाँ के, हाँ, जो रूलर हैं वहाँ के वो है हिंदू महाराजा हरी सिंह. तो वो एक हिंदू थे, ठीक है. द नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख अब्दुल्ला. अभी ये जो शेख अब्दुल्ला नाम का जो बंदा है उसने क्या किया, उसने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी घोषित की, ठीक है, अपने अंडर लाइक लोगों को जुगाड़ करके अपने अंडर एक कॉन्फ्रेंस पार्टी उन्होंने इस्टेब्लिश की. और वो कॉन्फ्रेंस पार्टी अभी क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक एजिटेशन स्टार्ट कर दिया था पॉपुलर गवर्नमेंट के लिए, ठीक है. द पाकिस्तान गवर्नमेंट साइंड अ टेम्पररी पैक्ट विद रूलर हरी सिंह. But very soon, Hari Singh became disturbed due to the behavior of the Pakistan government. अभी यहाँ पे भी बहुत वेग तरीके से लिखा है, तो लेट मी टेल यू कि क्या होता है. अच्छा, तो यहाँ पर बेसिकली उतना डिटेल में नहीं लिखा है, मतलब आप समझ नहीं सकते हो अगर आप ये पूरा पैसेज भी पढ़ लोगे, फिर भी आपको थोड़ा सा मतलब वेग आइडिया ही मिलेगा. तो मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि हुआ क्या था प्रॉब्लम में. तो पहली बात तो ये है कि कश्मीर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है. इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट था और पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट था. अभी कश्मीर वॉज लार्जली पॉपुलेटेड बाय द मुस्लिम्स, बट जो उनके रूलर थे वो थे महाराजा हरी सिंह, जो कि एक हिंदू राजा थे, ठीक है. तो अभी महाराजा ने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ. आई वुड नॉट एक्सीड टू ईदर ऑफ देम, मतलब मैं पाकिस्तान में भी नहीं एक्सीड करूँगी और करूँगा, और इंडिया में भी एक्सीड नहीं करूँगा. आई वुड स्टे एज एन इंडिपेंडेंट रूलर. ओके. तो अभी जो शेख अब्दुल्ला नाम के जो लोग थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया अपना, जिनका मोटिव ये था, जिनका मकसद ये था कि वो गवर्नमेंट को कन्विंस करेंगे कि टू एक्सीड टू द पॉपुलर ग्रुप. मतलब जो लोग चाहते हैं, जिस कंट्री में लोग चाहते हैं कि वो एक्सीड करे, वहाँ पे ही गवर्नमेंट, मतलब वहाँ पे ही उस कंट्री में ही रूलर एक्सेशन साइन करे. तो उनका बेसिकली यही मोटिव था उस ग्रुप का. तो वो लोग जो शेख अब्दुल्ला ने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की थी, उनका मकसद ये था कि वो लोग इंडिया में ज्वाइन करेंगे, बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर इंक्लूडिंग द मुस्लिम्स वांटेड टू ज्वाइन टू इंडिया. ओके. द महाराजा ऑफ कश्मीर जो थे हरी सिंह, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एग्रीमेंट के लिए पूछा बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान को कि मुझे 1 ईयर के लिए एक एग्रीमेंट साइन कर लो जहाँ पे मैं इंडिपेंडेंटली मतलब अपना रूल करूँगा अपना स्टेट, और मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए, तो मुझको एक साल का वक्त दे दो. पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया था ये ऑफर, बट इंडिया ने नहीं किया था. इंडिया वांटेड कि उनका जो एक्सेशन हो वो वोटिंग के ज़रिए हो, मतलब एक रेफरेंडम के ज़रिए हो, जहाँ पे जो कॉमन सपोर्ट है वो मतलब वोट करके इंडिया को जिता दे. बेसिकली बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट न्यू कि जो मुस्लिम्स भी है कश्मीर की, वो भी वांटेड टू जॉइन टू इंडिया. ओके. तो उन्होंने यही मकसद बना लिया कि ठीक है, फिर जब वो जो मुस्लिम्स हैं वो भी जब इंडिया में ही ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक काम करो, एक रेफरेंडम कर लो, एक वोटिंग सिस्टम कर लो, जहाँ पे इट वुड बी क्लियर कि लोग ये चाहते हैं तो इसलिए ये हुआ. यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. ओके. तो बेसिकली ये हुआ था. अभी पाकिस्तान को डर लगने लगा कि अगर पॉपुलर वर्डिक्ट इंडिया में चले जाए, अगर पॉपुलर वर्डिक्ट उनके अगेंस्ट चले जाए, मतलब अगर ज़्यादातर लोग इंडिया को वोट कर दे, तो फिर कश्मीर तो बेसिकली इंडियंस का हो जाएगा ना, तो उनको नहीं मिलेगा कश्मीर. तो इसके लिए क्या किया, जो पाकिस्तानी जो ट्राइब्समैन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अटैक कर लिया, मतलब कश्मीर को इन्वेड कर लिया जो ट्राइब्समैन थे. तो जो आर्म्ड फोर्सेस एंड ट्राइब्समैन थे बेसिकली, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान को इन्वेड किया. अभी कश्मीर का जो ये रूलर है हरी सिंह, उनको डर लगने लगा क्योंकि अभी उनके हाथ से एडमिनिस्ट्रेशन छूट रहा था. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया के पास गया और उसने कहा कि आप प्लीज़ हमें मदद कर लो. एंड इंडियन गवर्नमेंट फिर ये सोचा कि हाँ ठीक है, हम मदद कर देंगे आपकी, विल हेल्प यू, बट पहले आप एक जो एक्सेशन का जो वो होता है, लेटर होता है, आप पहले वो साइन कर लो, ठीक है, फिर ही हम लोग आपको हेल्प
करेंगे। जो नेहरू थे, नेहरू क्लियरली सेड दैट ही कुड हेल्प ओनली इफ कश्मीर वुड बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। इससे पहले तो वो लोग हेल्प नहीं कर सकते। तो द महाराजा साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और वो कब कब साइन साइन किया था? वो 22 अक्टूबर 1947 को उन्होंने साइन किया था इंडिया के साथ। ओके, सो बेसिकली दैट इज़ हाउ कश्मीर बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया। बट वी ऑल नो अभी भी बहुत दंगे होता है इस कश्मीर को लेके, अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स है कश्मीर में। तो ऑल्दो दिस इज़ रिजॉल्व्ड ऑन पेपर, ये इशू अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। ओके, एंड आई डोंट नो कभी भी होगा या नहीं। एनीवेज, लेट अस मूव ऑन। तो मैं एक बार पढ़ लेती हूँ कि पैसेज क्या है, बाकी तो मैंने हिस्ट्री आपको बता दिया है कि क्या हुआ था बेसिकली। The Pakistan government signed a temporary pact with the ruler Hari Singh, but very soon Hari Singh became disturbed due to the behavior of Pakistan government. मतलब उन्होंने इन्वेशन कर दिया था ना उनके ऊपर, तो इसलिए हरी सिंह बहुत डिस्टर्ब्ड हो गया था उनके बिहेवियर से। On 22nd October 1947, Pakistan signed a military campaign in Kashmir. अटैक कर दिया था, बेसिकली उन्होंने इन्वेट किया था कश्मीर को। ग्रेजुअली द पाकिस्तानी इंट्रूडर्स रीच्ड बारामूला एंड श्रीनगर बाई 27 अक्टूबर। तो ये जगह के नाम आप याद रख लेना कि बारामूला और श्रीनगर को उन्होंने कैप्चर किया था। तो faced with the situation, Maharaja Hari Singh acceded to the Indian Union and the Indian forces then started counter attack against the Pakistani intruders. तो इंडियन जो आर्मी थी वो भी अभी पाकिस्तानी आर्मी को बाहर निकालने के लिए लग पड़े। The Indian government referred the matter to the UNO. UNO मतलब United Nations Organization, and the intervention of the UNO brought the war to an end. Though Kashmir is still integrated to India, a large portion of Kashmir is still under the control of Pakistan. Basically, just what I have said. Pakistan occupied Kashmir, जो हम जानते हैं basically. Kashmir is still an apple of discord between India and Pakistan. Apple of discord मतलब कि ये अभी भी एक मतलब कंट्रोवर्सी का मुद्दा बना हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये ज़रूर याद रख लेना, MCQ में पूछा जा सकता है कि हु इज़ द आयरन मैन ऑफ इंडिया? That is Sardar Vallabhbhai Patel will be the answer. Is still remembered and respected for the integration of princely states with the Indian Union under his able leadership. After independence in 1947, people of India got the power to administer the affairs of their own country. The country faced a number of problems to be dealt with sufficient leadership. The important problems were framing of democratic constitution, adult suffrage, establishment of a secular country, development of agriculture and education, establishment of public administration and others. Question नहीं आएगा इससे, but आपको जानना चाहिए कि important क्या-क्या problems face करना पड़ा गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंस के बाद। वो थे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का एक बहुत बड़ा काम था उनके ऊपर। एडल्ट सफरेज था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्युलर कंट्री, मतलब सेक्युलरिज्म को बजाय रखना एक बहुत बहुत बड़ी टास्क था, क्योंकि अभी इंडिया इज़ नॉट ओनली डिवाइडेड अमंग रिलीजियंस बट ऑल्सो अमंग कास्ट। तो उनके ऊपर ये भी बहुत एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हाउ इन दैट सिचुएशन जहाँ पे हर एक इंडियन डिफरेंट है, डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करता है, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करता है, तो वो कैसे एक इंडिपेंडेंट सिटीज़न की तरह रह सकता है, एक यूनिटी के साथ रह सकता है। वो भी एक बहुत बड़ा काम था इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। ओके, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाना था, इकोनॉमी को ग्रोथ करना था। और इकोनॉमी ग्रोथ कैसे हो सकता है? एग्रीकल्चर अगर अच्छा हो तो इकोनॉमी भी अपने आप ग्रो कर लेती है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन जिस एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तोड़ कर गया था, तो उनको भी अभी री-एस्टैब्लिश करने का एक बहुत बड़ा काम था उनके ऊपर। Various committees were thus formed for framing the constitution. A special committee was held responsible for chalking out the plan of the constitution. Dr. B.R. Ambedkar was appointed the head of the committee. We all know कि constitution किसने फॉर्म किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। बेसिकली उन्होंने सिर्फ नहीं constitution फॉर्म किया था, एक कमिटी बनाया गया था जो कि प्लान करेगा constitution का, और वो थे उस कमिटी का हेड। ओके, after a lot of toil and turmoil, he was able to prepare the manuscript of the Constitution. The manuscript was published to know the views of the people. About 2000 amendments were later considered after knowing the viewpoints of the people. तो पहले एक manuscript बनाया गया और फिर वो manuscript में उन्होंने public को दिया और public को कहा कि आप देख लो आपका क्या व्यूज़ है, यहाँ पे आपका क्या ओपिनियंस है। तो बहुतों का ओपिनियंस फिर आया और उसके बाद एक करेक्शन किया गया वहाँ पे, मतलब करेक्शन मतलब ऐड किया गया था कंसिडर करके अबाउट 2000 टाइप का अमेंडमेंट वहाँ पे ऐड किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन देन केम इनटू फोर्स ऑन 26 January 1950. According to this constitution, India now became a sovereign democratic republic. Henceforth, we celebrate
26 जनवरी एज रिपब्लिक डे। तो 26 जनवरी को लागू होना स्टार्ट हुआ था जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसके लिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के नाम से भी जाना जाता है। ओके, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, हम सब जानते हैं। इन 1951 टू 52, अच्छा ये डेट याद रख लेना कि कब हुआ था फर्स्ट जनरल इलेक्शन, बहुत बार आता है एग्जाम में, और एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी आ सकता है और रिटन एग्जाम के भी काम आ सकता है, मतलब रिटन सेक्शन में भी आपको काम आ सकता है कि कब हुआ था फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो ये डेट आप याद रख लेना, 1952 में हुआ था। The first general election took place in accordance with the new constitution. The election was a great success of the Indian leaders who had full faith in democracy. This was a great challenge to the Indian leaders. In a vast country like India with a large illiterate population, Nehru's decision to grant voting rights to all adults and the results of the elections proved his full faith in democracy. तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था इलेक्शन के वक्त कि जो इंडिया का जो पॉपुलेशन था एट दैट टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वेर इलिटरेट। तो अभी इलिटरेट मतलब प्रॉब्लम ये होता कि उनको समझ नहीं आता था कि वो क्या करे, तो उनको अवेयरनेस नहीं थी फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में और उनके क्या एज ह्यूमंस क्या राइट्स हैं उनके बारे में। तो इन दैट सीन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बेसिकली एक गवर्नमेंट के लिए एक इलेक्शन कंडक्ट करना। बट फिर भी नेहरू जी ने ये डिसाइड किया कि नहीं, इलेक्शन बनना चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, एंड दिस डेमोन्स्ट्रेटेड हिज फेथ इन डेमोक्रेसी। The result showed a triumph of Indian democratic system. In this elections, 14 national parties, 53 regional parties, and a number of independent candidates contested in 489 Lok Sabha and 3,283 state assembly seats. 98 Lok Sabha and 669 assembly seats were reserved for scheduled caste and scheduled tribes. Again, मैंने जो कहा था कि इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बनने में ये रिजर्वेशन, आपको क्या लगता है कि जो एग्जाम्स में जो रिजर्वेशंस होते हैं वो क्यों होता है? बेसिकली इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री और उसका एक राइट्स है, वो सेक्युलर कंट्री होने के नाते उसका एक कुछ राइट्स होते हैं। तो उस राइट्स में ये आता है कि आप लोग रिजर्वेशन रखना चाहिए जो कास्ट SC ST जो होता है उनके लिए। ओके, अच्छा, तो एग्ज़ाम्स में आप लोगों को पूछा नहीं जाता है कि कितना नेशनल पार्टी और कितना रीजनल पार्टी ने कंटेस्ट किया था, तो ये आपको एज सच याद रखने की, मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, प्रिपरेशन प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या हुआ था। इट वाज अ ग्रेट टास्क फॉर द इंडियन इलेक्शन कमीशन टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन। अभी इस इलेक्शंस के लिए एक अलग कमीशन इस्टेब्लिश किया गया है जिसका नाम है इंडियन इलेक्शन कमीशन। Shukumar Sen was the first चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया एंड ही वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये आप याद रख लेना, अगर बुक सामने है तो प्लीज़ मार्क कर लीजिए। हैंडल्ड द होल सिचुएशन विथ ग्रेट केयर एंड कॉशन। 25 लाख बैलेट बॉक्सेस एंड 62 करोड़ बैलेट पेपर्स वर यूज्ड इन दिस इलेक्शन। तो तभी ना वैसे मशीन्स नहीं होते थे, ठीक है। अभी जो इलेक्शंस के लिए मशीन्स होता है, अवेलेबल होता है टेक्नोलॉजिकल जो मशीन्स हुए हैं, तो तब उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे बैलेट पेपर्स बनते थे और वो पेपर के ज़रिए वोटिंग किया जाता था। फॉर एवरी 1000 वोटर्स देयर वाज वन पोलिंग बूथ। हाँ, ऐसे पोलिंग बूथ होता था और बैलेट पेपर्स के ज़रिए वोटिंग किया जाता था। एंड टोटल 2,24,000 पोलिंग बूथ्स वर सेट अप। द इंटायर इलेक्शन प्रोसेस वाज मैन्ड बाय 10 लाख गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। मैन्ड मतलब एग्जीक्यूटेड, मतलब वो एडमिनिस्टर किया गया था, वो देखा गया था वो कि इलेक्शन प्रोसेस ठीक से हो रहा है कि नहीं। तो वो 10 लाख गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उसको एग्जीक्यूट किया कलेक्टिवली। ओके, और ये पार्ट भी नोट्स में दिया गया है, अगर आप नोट्स परचेज करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अफोर्डेबल होगा, आप एक बार जाके चेक कर लेना। अगर मतलब आई हैव दिस प्लान कि मैं नोट्स ज़रूर अपलोड करूँगी, पर उसके पहले मुझे लिखना पड़ेगा नोट्स, मतलब ऐसे प्रिंटेड फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा कि ताकि आप लोग प्रिंट कर सको ईजिली, तो वो करना पड़ेगा। और अगर कोई फ्यूचर में अगर कोई वेबसाइट बने, अगर वेबसाइट ना भी बने तो आई विल शेयर माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। बहुत अफोर्डेबल होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आप ख़रीद लेते हो तो आपको ही मतलब ईज़ी होगा ये समझने में, बिकॉज़ यहाँ पे ना पैराग्राफ्स करके दिया गया है, तो आप पैराग्राफ करके कितना सीख सकते हो ना। तो अगर आपको पॉइंट्स करके लिखना पड़े एग्ज़ाम में, बेसिकली आपको पॉइंट्स करके लिखना पड़ता है 8 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चंस आपको पॉइंट में लिखना पड़ता है, तो आपके लिए वही ईज़ी रहने वाला है। एनीवेज़।
तो देख लेते हैं कि रिजल्ट्स क्या हुआ था इलेक्शन का. रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन. द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस created a lot of excitement in the country. In the first election, Congress fared very well. Congress won in 75% Lok Sabha seats and 68.5% state assembly seats. It had absolute majority in most of the states, excluding Madras, Travancore, Cochin, Orissa, and Pepsu, मतलब पटियाला and Eastern Punjab States Union. मतलब बेसिकली कांग्रेस वोन विद अ वेरी ह्यूज मेजोरिटी ऑफ 75% लोकसभा सीट्स कांग्रेस को ही मिला. एंड उन्होंने उनका मेजोरिटी देखा गया, सभी स्टेट्स में उनका मेजोरिटी देखा गया एक्सेप्ट मद्रास एंड ट्रावनकोर, कोचिन, ओडिशा एंड जो पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स है वहाँ को छोड़ के. ओके. Congress made alliances with smaller parties and independent candidates and formed governments in some of the states. अपार्ट फ्रॉम द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी एक पार्टी है और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पार्टी था अपार्ट फ्रॉम द कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के बाद. एंड इट्स एलीज बिकेम द नेक्स्ट लार्जेस्ट पार्टी, विनिंग 23 लोकसभा एंड 147 असेंबली सीट्स. दे रिसीव्ड 4.6% वोट्स. द परफॉर्मेंस ऑफ द राइटेस्ट पार्टीज वॉज नॉट वेरी गुड. ये जो जनसंघ, हाँ तो ये आ सकता है एग्जाम में कि राइटेस्ट पार्टीज कौन कौन से थे. जनसंघ, हिंदू महासभा, राम जया परिषद, ये लोग सब राइटेस्ट पार्टी थे, तो इनको उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखने मिला इनका लोकसभा में. तो won only 10 Lok Sabha seats, receiving 6% of the total votes. Apart from this, parties former royals and big landlords did well in some parts of the country. इम्पैक्ट ऑफ द इलेक्शन. अच्छा, बाय द वे, अगर आपको पूछा जाए कि ये जो रॉयल और बिग लैंडलॉर्ड थे उनको क्यों जिताया गया, तो वो बेसिकली दर्शाता है, इस पॉइंट को सपोर्ट करता है कि बहुत सारे इंडियंस एट दैट पॉइंट वेर इलिटरेट, उनको नॉलेज नहीं था बिल्कुल भी इलेक्शंस के बारे में. तो विद टाइम दैट चेंज्ड एंड ग्रेजुअली इट इज़ ऑल्सो चेंजिंग. अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में, अभी भी ऐसे बहुत सारे एरियाज़ में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि पीपल में, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में या फिर पॉलिटिक्स के बारे में. तो उनको उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, उनको जो समझाया जाता है वो अकॉर्डिंगली वही समझ के वोट्स दे देते हैं अपना. तो दैट इज़ नॉट ओके, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ ग्रेजुअली चेंजिंग. Okay, now impact of the elections. Though enjoyed absolute power in the center and the states, the Congress leaders respected the democratic norms and actively encouraged the development of democratic ideas in the country. Opposition leaders took part in the Lok Sabha debates and made constructive criticism of the government policies. तो वहाँ पे एक फ्रीडम देखने को मिला कि जो भी पार्टीज़ थे उनको फ्रीडम मिल रहा था, डेमोक्रेसी का वो लोग फुल फ़ायदा उठा रहे थे. एंड जो अपोजिशन पार्टीज़ थे उनको भी अगर कुछ टर्म्स और पॉलिसीज़ लोग मतलब कांग्रेस पार्टी का नहीं पसंद आते थे, तो वो भी बहुत वोकली वो एग्जीक्यूट कर सकते थे, बता सकते थे. ओके, उनको वो राइट दिया गया था. द प्रेस एंजॉयड फुल फ्रीडम in all respects. The political parties, the trade unions, and the other organizations enjoyed full freedom to voice their protest. The leaders like Dr. Shyama Prasad Mukherjee, Ram Mohan Lohia, J.B. Kripalani, A.K. Gopalan, Mino Basani, Bhupesh Gupta, and other important leaders exercised a lot of influence on the activities of the central government. तो ये लोग भी, उनका भी एक इन्फ्लुएंस था. तो हर किसी को ही एक राइट मिल रहा था उनके मतलब खुद के फ्रीडम को, खुद के जो डेमोक्रेसी थे उनको एग्जीक्यूट करने का हर किसी को एक राइट मिल रहा था कंट्री में. ठीक है, आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है. ओके, जस्ट इन केस अगर आपको लग रहा है कि नाम याद रखना पड़ेगा, तो नो, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द नेम्स. The healthy development was an important contribution of Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister of India. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है कि how did Jawaharlal Nehru contributed in the election, in the first general election. तो यहाँ पे आप कह सकते हो पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हो कि जो अपोजिंग पार्टीज थे, दे एग्जीक्यूटेड देयर डेमोक्रेसी वेल, उनको राइट्स दिया गया था कि वो प्रोटेस्ट कर सके. देन द प्रेस वाज गिवन फुल राइट्स, फुल फ्रीडम टू पब्लिश वट एवर दे वांट. तो आप ऐसे करके आप पॉइंट्स लिख सकते हो. सो नाउ कम्स आवर लास्ट टॉपिक, विच इज द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. सो लेट अस स्टार्ट. Before the introduction of the Indian Constitution, the states were divided into different groups like A, B, C, and D. This division was a legacy of the British rule. Now, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था, जब ब्रिटिश राज था, तब क्या हुआ था, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बेसिकली डिवाइडेड था. कैसे डिवाइडेड था? ये ग्रुप्स में डिवाइडेड था जिनका नाम ABCD करके रखा गया था. ओके, बहुत ही रैंडमली रखा गया था. लेट अस सी.
अब जो ABCD जो स्टेट्स थे, जो ग्रुप्स थे, नॉट स्टेट्स, जो ग्रुप्स थे, उन ग्रुप में कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स बिलोंग करते थे जिनके कुछ ना कुछ तो कॉमन रहता था जिनमें, ठीक है। ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि प्लानिंग की तरह है। तो आप ये फ्यूचर में पढ़ोगे कि बहुत सारे प्लानिंग के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि माइक्रो, मेसो, या फ्यूचर में पढ़ोगे। ज्योग्राफी में एक चैप्टर है आपका क्लास 12 में। बट फॉर नाउ यू नीड टू नो कि ABCD करके ग्रुप्स में ये डिवाइडेड थे, ओके। After the independence of India, the British government dissolved their treaty relations with more than 500 princely states. Princely states तब बहुत थे। अभी princely states कौन है? I think I have already mentioned कि जो states basically British rule के अंदर थे, kind of अंदर थे, but again वो autonomous नहीं थे। मतलब British rule में उनको कोई rights नहीं मिलता था, okay? But again they were the kings. These states were directed either to join India or Pakistan or maintain their independence like before. तो उनको एक फ्रीडम दिया गया कि आप चूज कर सकते हो, इधर आप इंडिया को ज्वाइन कर लो या फिर पाकिस्तान को, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। Between 1947 and about 1950, the princely states were politically integrated into the Indian Union. Most were merged into existing provinces, others were organized into new provinces such as Rajputana, Himachal Pradesh, Madhya Bharat, and Vindhya Pradesh, made up of multiple princely states. Mysore, Hyderabad, Bhopal and Bilaspur became separate provinces. तो अभी इस टाइम में मतलब between 1947 and 1950 बहुत सारे princely states तोड़े गए और बहुत सारे princely states नए बने भी हैं, जैसे कि मैसूर, हैदराबाद, भोपाल, ये सब separate princely states बने थे, ओके, मतलब province बने थे। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रिंसली स्टेट एंड प्रोविंस? प्रोविंस बेसिकली क्या होता है, जो डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट में होता है। लाइक इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रूल करते थे, दैट इज कॉल्ड अ प्रोविंस। एंड प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है, जो मैंने पहले भी कहा है कि वहाँ पे लोकल रूलर्स तो होते थे, लेकिन वहाँ पे डिसीशंस सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ही बनाते थे, ठीक है। मतलब जो रूलर्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एडवाइस पे चलते थे। The new Constitution of India, which came into force on 26 January 1950, made India a sovereign democratic republic. India now became Union of States. Union of States का मतलब क्या है? हर states को मिलाकर एक country बना India finally. The Constitution distinguished between three main types of states. A states were Assam. अभी हम देखेंगे कि जो ABCD करके जो groupings थे, वो groupings में कौन से states आते थे। लाइक ए में जो ए ग्रुप था वहाँ पे आते थे आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये आपको एज इट इज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जनरली क्वेश्चंस नहीं आते, बट फिर भी आपको जानना चाहिए कि कौन से हुए थे। यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट लाइन बाय लाइन। The B states were Hyderabad, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Mysore, Patiala and East Punjab states, Rajasthan, Saurashtra and Travancore, Cochin. The C states were Ajmer, Bhopal, Bilaspur, Kurg, Delhi, Himachal Pradesh, Kuch, Manipur, Tripura and Vindhya Pradesh. The D states were Andaman and Nicobar Islands. Okay, तो अब देखते हैं कि demands for separate states on linguistic basis. अभी क्या हुआ था, लिंग्विस्टिक बेसिस में बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ थे जिनको सेपरेट स्टेट चाहिए थी, अपना एक अलग स्टेट चाहिए था, completely on the basis of language, because we all know कि India is a very diverse country with very diverse cultures and very diverse languages. तो genuinely ये बहुत ही obvious सी चीज़ है कि ये प्रॉब्लम आना था एक ना एक टाइम पर। But the demand of states on linguistic basis had developed even before independence of India under the British rule. The linguistic movement started in Orissa in 1895 and gradually intensified with demand for separate provinces from Bihar and Orissa province. Orissa was the first Indian state formed on linguistic basis in the year 1936. Very important, याद रख लेना, due to the constant efforts of Madhusudan Das. नाम को याद रख लेना, as you have seen कि I have highlighted this name. सो आपको याद रखना ये ज़रूरी है, पूछा जा सकता है MCQ में। After independence, political movements for linguistic based states developed. The movement to create Telugu-speaking state of the northern portion of Madras state gradually gathered strength. तो अभी जो मद्रास में जो नॉर्दर्न पोर्शन था वहाँ पर एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हो गया था कि हमको एक तेलुगु स्पीकिंग का अलग एक स्टेट चाहिए। तो अब क्या हुआ, इन 1953 द न्यू स्टेट ऑफ आंध्रा वाज क्रिएटेड विद 16 नॉर्दर्न तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास। तो अभी मद्रास वाज डिवाइडेड इन 1953 आफ्टर दिस पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड स्ट्राइक्स। एज अ रिजल्ट क्या हुआ था कि मद्रास वाज डिवाइडेड इनटू आंध्र प्रदेश और एक सेपरेट स्टेट आंध्रा बना,
जिसको हम आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो एक सेपरेट स्टेट आंध्रा बना, जिसमें क्या था, जिसमें 16 नॉर्दर्न तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मद्रास थे। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेथ ऑफ पोती श्रीरामुलु आफ्टर अ हंगर स्ट्राइक ऑफ 56 डेज। तो ये आदमी जो थे पोती श्रीरामुलु, ये आप नाम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक हंगर स्ट्राइक, मतलब वो 56 डेज तक उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, एंड एट द एंड वो गुजर गए वो। बट इससे क्या हुआ, इससे जो न्यू स्टेट आंध्र प्रदेश वो बना। ओके, under small changes were made to the state boundaries during 1950 to 56 periods. The small state of Bilaspur was merged out of हिमाचल प्रदेश। अभी हिमाचल प्रदेश में भी एक एरिया था जिसमें से वो भी तोड़ा गया और बिलासपुर बनाया गया। इन जुलाई 1954, Chandigarh Nagar, a former colony of the French, was incorporated into West Bengal in 1955। अभी चंदेल नगर जो है वो एक कॉलोनी था, फ्रेंच कॉलोनी था। जैसे कि ब्रिटिश आए थे यहाँ पे राज करने, यहाँ पे कॉलोनीज बनाने, वैसे ही पोर्टुगीज और फ्रेंच भी आए थे। ठीक है, तो अभी जो फ्रेंच जो लोग थे वो आकर यहाँ पे इंडिया पे इन्वेट करके उन्होंने जो चंदेल नगर एरिया है वो उनके अंडर में कर लिया था। ठीक है, उनके रूल के अंडर कर लिया था। तो क्या हुआ, जब इंडिपेंडेंस के बाद ये जो चंदेल नगर है वो लेटर क्या हुआ, वेस्ट बंगाल के साथ मर्ज किया गया इन 1955। As a result of agitation and violence by Samyukta Maharashtra, the states of Maharashtra, ये एक ग्रुप का नाम है संयुक्ता महाराष्ट्र, the states of Maharashtra and Gujarat were created by bifurcating the state of Bombay। तो पहले as we all know कि बॉम्बे पहले एक स्टेट हुआ करता था, पर 1960 में बॉम्बे वॉज डिवाइडेड इंटू महाराष्ट्र एंड गुजरात साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों स्टेट्स में बॉम्बे डिवाइड हो चुका था। बॉम्बे वॉज दस रिकॉग्नाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स, बिकॉज गुजरात में जो लोग थे वो गुजराती स्पीकिंग थे एंड महाराष्ट्र में जो लोग थे मराठी स्पीकिंग थे, तो इसी कारण से बॉम्बे वॉज डिवाइडेड। गुजराती स्पीकिंग एरियाज ऑफ बॉम्बे वर पार्टीशन्ड एंड मेड ऑफ गुजरात महाराष्ट्र स्टेट विद बॉम्बे एज इट्स कैपिटल वॉज फॉर्म्ड विद द मर्जर ऑफ मराठी स्पीकिंग एरियाज ऑफ बॉम्बे स्टेट। The Punjab Sikh dominated Akali Dal started a movement for the creation of Punjabi majority province। अभी यहाँ पे आप अगले चैप्टर्स में देखेंगे कि एक ग्रुप हुआ था अकाली दल नाम से। तो वहाँ पे जो पंजाब जो सिख लोग थे उनको एक अलग प्रोविंस की मांग थी। ठीक है, वो डिमांड कर रहे थे कि हमको भी एक अलग प्रोविंस चाहिए। द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिटी रिजेक्टेड द डिमांड ऑन वेरियस ग्राउंड्स। तो बहुत रीजंस की वजह से वो डिमांड था वो खारिज किया गया था। ठीक है, अकाली दल कंटिन्यूड द मूवमेंट। इन 1966 Punjab was split into Punjabi state with Sikh majority and Haryana state for Hindu majority people। अभी बहुत बहुत बीच में बहुत झमेले हुए इसको लेकर। ठीक है, पंजाबी में सिख में, तो वहाँ पे बहुत हिंदू भी थे। अब क्या हुआ, पंजाब को डिवाइड करके जो हिंदू लोग थे उनको एक अलग स्टेट हरियाणा नाम के स्टेट में उनको रखा गया, हरियाणा से उनको डिवाइड किया गया। एंड देन द पंजाबी जो लोग थे जो सिख थे उनको पंजाब दिया गया। ओके, विद चंडीगढ़ एज अ शेयर्ड कैपिटल ऑफ द टू स्टेट्स। तो ये याद रखना, हरियाणा का भी कैपिटल चंडीगढ़ है एंड पंजाब का भी कैपिटल चंडीगढ़ है। ओके, इट इज़ अ शेयर्ड कैपिटल बिटवीन द टू स्टेट्स। अभी बस ये छोटू सा पार्ट बाकी है तो उसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म। तो लेट्स सी कि क्या है। द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। द डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। In December 22, 1953, Jawaharlal Nehru announced the appointment of a state reorganization commission headed by Fazl Ali, the retired Chief Justice of Supreme Court। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। This commission was also known as the Fazl Ali Commission। The other two members were Mr. Hridaynath Kunsru and K.M. Panikar। ये नाम आप याद रख सकते हो, बट ये नाम ज़रूर से याद रख लेना, फजल अली। ही वॉज द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इन्होंने हेड किया था। ओके, एंड ही वॉज अपॉइंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट द कमीशन द डिस्क्रिमिनेटरी ABC ग्रुप सिस्टम वॉज अबॉलिश। तो अभी आप समझ सकते हो कि जो ABC ग्रुप का जो सिस्टम था वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी था। मतलब इफ़ द कंट्री इज़ यूनाइटेड देन वाई आर यू डिवाइडिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स, राइट। तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था लोगों के बीच में, तो इसको हटा दिया गया। नाउ 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। द स्टेट्स वर आंध्र प्रदेश, मतलब इसको खारिज करके, मतलब इसको कैंसिल करके, ये ग्रुप सिस्टम को एबॉलिश करके 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज का एक प्लानिंग बनाया गया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, एंड वी ऑल नो कि जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, उनमें कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिल्ली है, बहुत सारे हैं, जम्मू कश्मीर है। ओके,
The states were Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Bombay, Jammu and Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Madras, Mysore, Orissa, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, and West Bengal. The six union territories were Andaman and Nicobar Island, Delhi, Himachal Pradesh, Lakshadweep, Minikoy, and Amin Divi Island, Manipur and Tripura. अच्छा इस टाइम पे नहीं था ओके जम्मू एंड कश्मीर इस टाइप पे स्टेट ही था एक एंड यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर वाज लेटर मेड द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया ओके तब के टाइम पर जम्मू कश्मीर नहीं था यूनियन टेरिटरी. The act was implemented in November 1956. In this way, the map of India was redrawn on the basis of linguistic identity. तो इसी तरह से linguistic identity के basis पे जो इंडिया का जो मैप था उसको redraw किया गया. ओके तो आई थिंक दिस चैप्टर इज़ क्लियर टू यू. अगर कोई डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिखना. आई विल मेक श्योर कि आई रिप्लाई टू देम. And that is it for today's video. Please subscribe and like this video if you have actually liked the content. And take care. Bye bye.